12,000 साल पहले इंसान क्या कर रहा था? निश्चित रूप से किसी अपार्टमेंट में नहीं रह रहा था, गुफाओं में रहता होगा, मगर इस समय तक घुमंतु जीवन जीने लगा था और झोपड़ी जैसी चीज बनाने लगा था। हेली गुब्बी पहाड़ में 12,000 साल से निष्क्रिय एक ज्वालामुखी फटा तो उसकी राख का गुबार 2 दिनों में अफ्रीका से चलकर भारत तक आ गया। भारत में ज्वालामुखी कहां है? बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। ऐसा नहीं है कि इथोपिया में ज्वालामुखी बिना किसी चेतावनी के फट गया। आमतौर पर इनके फटने से पहले कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जमीन के नीचे लावा के दबाव में बदलाव होता है, धुआं निकलता है, छोटे छोटे भूकंप आने लगते हैं। इसी साल जुलाई में इस पर्वतमाला के एक दूसरे ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगा। जमीन के नीचे दबाव में कुछ बदलाव हुआ और उभार दिखने लगे। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, लेकिन इस ज्वालामुखी के आसपास कई 100 किलोमीटर दूर तक के गांव में राख की चादरें बिछ गई हैं। मवेशियों के लिए चरने की जगहें खत्म हो गई हैं। लोगों का कहना है कि जब ज्वालामुखी फटा तब लगा कोई बहुत बड़ा बम फटा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इस धमाके का बुरा असर पड़ा होगा। हेली गुब्बी का यह ज्वालामुखी 12,000 साल से सोया रहा और जब जागा तो झट से भारत तक आ गया। राख से भरे बादल हवाई जहाज के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। डीजीसीए ने चेतावनी जारी की। हवाई जहाज के इंजन का तापमान अधिक होता है और उसमें राख पिघलकर पुर्जों को खराब कर सकती थी। टरबाइन ब्लेड्स में राख चिपक जाती। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में घुले होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और सीमित मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड भी निकलती है। पहले से ही दिल्ली की हवा प्रदूषित है और अब एक और चुनौती आ गई। हवा में 14 किलोमीटर ऊपर तक फैली इसकी राख इथोपिया से चलकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंची है। लाल सागर पार करते हुए यह येमेन, ओमान, पाकिस्तान और दिल्ली तक आई है। इसके असर की बात कर ही रहे हैं, लेकिन हेली गुब्बी को लेकर जो आंकड़े हैं उसकी बात भी करना चाहते हैं। इथोपिया का अफार क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखी का अड्डा माना जाता है। यहीं पर है हेली गुब्बी, जहां 12,000 साल से निष्क्रिय एक ज्वालामुखी फटा है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, वीडियो वायरल है। जब यह ज्वालामुखी फटा तब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ज्वालामुखी से धुआं निकलने की तस्वीर आते ही दुनिया के करोड़ों मोबाइल फोन में उसका वीडियो वायरल हो गया है। इस घटना को समझने के लिए आपको इतिहास भी समझना चाहिए और भूगोल भी। जिस पर्वत श्रृंखला में यह ज्वालामुखी फटा है वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन के मुहाने पर है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन क्या है? असल में पूरी दुनिया अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई है। ये पत्थर के भीम काय स्लैब हैं जो लावा के ऊपर तैर रहे हैं। साल में बस कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही खिसकते हैं, लेकिन इतने से धरती झटका खा जाती है जिसे आप भूकंप कहते हैं। इन्हीं प्लेट के किनारे ज्वालामुखी फटते हैं। कुछ प्लेट जमीन के नीचे होती है और कुछ समुद्र के नीचे। इन्हें कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट कहा जाता है। कभी ये एक दूसरे से टकराती हैं, कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हुई गुजर जाती हैं या फिर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अफ्रीका में जो हुआ है और हो रहा है वो इस तीसरी श्रेणी की प्रक्रिया है। यहां हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। ये वो इलाका है जहां पर अफ्रीका की प्लेट धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट रही है। इस नक्शे में देखिए, पूर्व की तरफ लाल सागर है और दूसरी तरफ दक्षिण में जिम्बाब्वे है। 6,000 किलोमीटर की इस दरार को ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन कहते हैं। ये तस्वीरें उसी रिफ्ट जोन के एक अन्य ज्वालामुखी माउंट किलिमांजारो के इलाके की है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन एक तरह से विशालकाय घाटी है जो अफ्रीकन प्लेट और सोमालियन प्लेट के एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण बन रही है। इस घाटी में कई तरह के तालाब और जलाशय बन गए हैं। जानवरों की करोड़ों प्रजातियां इस इलाके में पाई जाती हैं, क्योंकि जमीन के दूर जाने से बनी खाली जगह में पानी इकट्ठा हो गया है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो लावा के निकलने के लिए जगह बनने लगती है। इसीलिए दुनिया के कई ज्वालामुखी इस इलाके में पाए जाते हैं और इनमें से एक है हेली गुब्बी। 12,000 साल बाद रविवार सुबह फट पड़ा। कितनी बार आप सुन रहे हैं? 10,000 साल बाद फटा, 12,000 साल बाद फटा। 12,000 साल पहले इंसान क्या कर रहा होगा? उस समय को होलोसीन कहा जाता है, जब कई हजार साल के दौर के बाद धरती गर्म होने लगी और बर्फ की चादरें पिघलने लगी। कुछ लोग कहते हैं होलोसीन आज भी जारी है, लेकिन इस कालखंड को एंथ्रोपोसीन कहा जाता है। इसके उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह के नाम क्यों दिए जाते हैं, इस पर भी बहस है। अमिताभ घोष ने इस छोटी सी पुस्तिका महापर्वत में इस शब्द और इसके पीछे की अवधारणा, इसके नाम का मजाक उड़ाया है कि यह क्या नाम है और इससे क्या मतलब निकलता है। समझने के लिए हम इस कालखंड को इंसानों के फितूर से प्रभावित मान सकते हैं। उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भरम भी पाया और कई जगहों पर विजय प्राप्त किया भी। आखिरी 200 वर्षों में इंसानों ने अपनी क्षमता से धरती पर जो उत्पात मचाया है उसे बदला है। उससे आया है जलवायु संकट। तरह तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है हमारा यह समय। इसीलिए शायद इसे अजीब नाम एंथ्रोपोसीन से पुकारा जा रहा है, क्योंकि इंसान ने धरती को बदला तो है। 12,000 साल के आखिरी 200 साल में कितना कुछ बदल गया। जिस धरती को इंसान बदल रहा था उसे ही रहने लायक नहीं छोड़ा। इसकी जलवायु को संकट में डाल दिया और अनगिनत जीव जंतु धरती से गायब कर दिए गए। जंगलों को धरती से मिटाया जा रहा है और मिटाने पर लोग अभी भी तुले हुए हैं। खैर, बर्फ पिघलने के बाद मौसम सुहाना होने लगा और इंसान की कल्पनाएं जागने लगी। पत्थर के औजार बनने लगे, खेती शुरू हो गई। हिमयुग के खत्म होते ही इंसान चल पड़ा नए नए इलाके की ओर। जहां खेती की संभावना मिली वहीं बसने भी लगा। इंसानों की आबादी में विस्फोट होने लग जाता है। आबादी बढ़ती है और फिर से खेती के नए जगहों की तलाश में पलायन का एक और दौर शुरू होता है। तो 12,000 साल पहले जब धरती से बर्फ की चादरें हटी तब उसका लाभ उठाने के लिए इंसान दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था।
मगर यहां तक आने के लिए इंसान को इसी अफ्रीका से 65,000 साल पहले से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। जब इंसानों का काफिला अफ्रीका से निकलता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं। आज उन इलाकों को आप देश के नाम से जानते हैं। तब कोई देश था नहीं, कोई सीमा नहीं थी, बस इंसानों ने चलना शुरू किया, चलते रहे, बसते रहे। अफ्रीका से निकले लोगों का कारवां भारत कब पहुंचा, इसकी जानकारी जेनेटिक्स से नहीं मिल पाती। पुरातत्व से 65,000 साल पहले भारत में आधुनिक मानव के निशान मिलते हैं। भीमबेटका में कलाकृतियां बनाई जाने लगी थी। इंसानों में छोटे छोटे घर बनाकर रहने की आदत पनपने लगी थी। पशुपालन शुरू होने लगा था। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम हर विषय के ज्ञाता नहीं हैं और इस विषय के भी नहीं। टोनी जोसेफ ने किताब लिखी है अर्ली इंडियन, उसी से मोटा मोटी बता रहा हूं। आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। कितनी अजीब बात है कि आज भी अफ्रीका और भारत का रिश्ता बनता रहता है। भारत की आजादी की लड़ाई का बीज भी अफ्रीका में अंकुरित हुआ। महात्मा गांधी वहां से चलकर भारत आए और लड़ाई का एक लंबा दौर शुरू करते हैं। उस लड़ाई का परीक्षण अफ्रीका में ही करते हैं। तो इस तरह के रिश्ते अफ्रीका से हमारे बन जाते हैं। केवल अफ्रीका के अफार रेंज में जो ज्वालामुखी फटा है, उसकी राख भारत नहीं आई। इसी तरह जब अफ्रीका में विश्व कप हुआ, तब शकीरा का गाना भारत की गली गली में मशहूर तो हो ही गया। और जब ज्वालामुखी फटने की घटना होती है, उससे कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में G20 की बैठक में शामिल हो रहे थे। प्रकृति की शक्ति का इंसान सामना नहीं कर सकता। मुकाबला